अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले होंगे और तुम्हें बस यही चाहिए कि हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे कि हमें कौन से चैप्टर में से कौन सा पॉइंट है, कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना है, वही हम पढ़ के चले जाए और पेपर में एज इट इज लिखाएं। फालतू पढ़ने की हमें जरूरत ना पड़े क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत कम है और पढ़ना हमें बहुत सारा है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही बात है, तुम बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो। सो अगर तुम्हारा भी बायोमैकेनिक्स का एग्जाम आने वाला है और तुम्हें भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो जल्दी से अपनी सिंथेन ऑर्किन की बुक खोल के बैठ जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल बात करने वाले हैं अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बायोमैकेनिक्स और उसके अंदर तुम्हें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पढ़ के जाने ही जाने हैं, जिनको तुम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो भी टॉपिक्स मार्क करवाने वाली हूँ, दोज विल बी इन रेफरेंस विद दिस सिंथेन ऑर्किन बुक। दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर बायोमैकेनिक्स एंड आई होप कि आप भी इसी से तैयारी कर रहे होगे, इसी वाली बुक से। तो आप जल्दी से अपनी ये बुक खोल के बैठ जाओ। इस बुक के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब हम इन 14 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और इन 14 चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें सारे 14 चैप्टर्स कवर करने हैं और बायोमैकेनिक्स, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स भी दे रखा है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं तो वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हो बाय यूजिंग दोस टाइम स्टैम्प्स। बट आई विल रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो ही देख लो और अपनी बुक साथ में लेके बैठ जाओ और हाथ के उसमें मार्क करते जाओ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच यू कैन नॉट स्किप फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिंथेन ऑर्किन, दैट इज बायोमैकेनिकल एप्लीकेशन टू जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब वो आप टिक मार्क करते रहना साथ साथ। सबसे पहला जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन है, जिसमें आपका टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एक पूरा कंबाइंड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी काइनेमैटिक्स। तो एक्सप्लेन दी काइनेमैटिक्स में आपको ये सारी चीजें लिख के आनी पड़ेगी एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी होता है। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में न्यूटन की लॉ है, ये 1 या 2 नंबर में आ जाती है न्यूटन की लॉ आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है लीनियर फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको जब न्यूटन की थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन की लॉ पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके अलावा अगर हम इसके पार्ट 2 पे आए काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स में आपको टॉर्क बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि टॉर्क में से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो टॉर्क क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मूवमेंट आर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से पढ़ के जानी ही पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपका लिवर सिस्टम है, लिवर में से आपको 101% एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये इस टॉपिक के, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो भी पढ़ के जाओगे तो बेटर है। बट इन वाले पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकेंड या थर्ड ऑर्डर लिवर एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, इनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 की, दैट इज जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पढ़ने का, वो आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, सिनआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस एंड एम्फीआर्थरोसिस। तो ये आपको पढ़ के जानी है। एक तो इनकी क्लासिफिकेशन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको इस चैप्टर में से कवर करना है, दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो इसके अंदर आपकी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लोड डिफॉर्मेशन कर्व, यंग मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, टेंडन, बोन, लिगामेंट। और टेंडन, बोन, लिगामेंट ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनका इमोबिलाइजेशन, ओवर यूज और इंजरी के टाइम पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना इस चैप्टर में से जरूरी है। तो बाकी आप चीजें पढ़ो ना पढ़ो, बट ये चीजें आपको इस चैप्टर में से पढ़नी जरूरी है। एंड आउट ऑफ देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपकी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेस स्ट्रेन या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Coming to the third chapter of this particular book, that is muscle structure and function। तो सबसे पहले इसमें तो आपको बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कैसे बनती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इतना बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप एंड लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। इन दोनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का या 8 नंबर का, जो भी आपके कॉलेज के हिसाब से बनता हो। तो इस पे शॉर्ट ऐसे आपको लिखने को आ सकता है कि एक्सप्लेन द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप और द फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप ऑफ द मसल। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से।
उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी विद एग्जांपल्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है और ये टॉपिक भी आप इसमें से नहीं स्किप कर सकते हो। एंड लास्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इंजरी एंड ओवरयूज ऑफ द मसल, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ यूनिट की तरफ, दैट इज द वर्टेब्रल कॉलम। सो वर्टेब्रल कॉलम ओवरऑल एज अ होल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बट इसमें से भी जो मोस्ट हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं हर बार, अब उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो रीजनल वेरिएशंस है बिटवीन दी सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर वर्टेब्रे, उनके बारे में पढ़ना होगा। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा टेबल दे रखा है, तो रीजनल वेरिएशंस आपको उस टेबल में से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आप ये टेबल एज इट इज अपने एग्जाम में भी ड्रॉ करके बना के आ सकते हो। उसके अलावा दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क, कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। इस चीज को भी स्किप मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आर्टिकुलेशन, अब देखो वर्टेब्रल कॉलम ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हम ज्यादा कुछ स्किप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के, इंटर बॉडी जॉइंट्स, जाइगोपोफिजियल जॉइंट्स, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, राइट। इसके अलावा लिगामेंट्स का एक यहाँ पे प्रॉपर टेबल बना हुआ है, तो आप बस उस टेबल को भी पढ़ के जाओगे एज इट इज और वहां पे वो लिखा होगे, सो इट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स का ऑफ द वर्टेब्रल स्पाइन एज अ होल, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जानी है। काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सारी आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद काइनेटिक्स में आपका एक्सियल कंप्रेशन आ जाता है, बेंडिंग आ जाती है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ द वर्टेब्रल स्पाइन। उसके बाद आ जाते हैं आपके रीजनल वेरिएशंस, जहाँ पे सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक एंड सेक्रल स्पाइन के बारे में बताया गया है। तो सर्वाइकल के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है वो आ जाता है इसका काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, ऑब्वियसली, जो कि लोअर सर्वाइकल स्पाइन का अलग है और अपर सर्वाइकल स्पाइन का यहाँ पे अलग दे रखा है। तो बायोमैकेनिक्स में बेसिकली जितने भी आपके वर्टेब्रल कॉलम की बाइफर्केशंस है, सर्वाइकल, थोरैसिक या लंबर, उनकी जो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स है उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस देके पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ एवरी रीजन शुड बी ऑन योर टिप्स। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी इन द वर्टेब्रल कॉलम। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द थोरैक्स एंड द चेस्ट वॉल। सो अगेन जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है, दैट इज द बकेट हैंडल एंड द पंप हैंडल मूवमेंट। इस चैप्टर में से बेसिकली सिर्फ एक वही क्वेश्चन आता है कि बकेट हैंडल मूवमेंट और पंप हैंडल मूवमेंट आप एक्सप्लेन कर दो। 10 नंबर में या 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो थोड़े कम आपको याद करने की जरूरत है वो है इसके जॉइंट्स की, थोरैक्स के बीच में, थोरैसिक यानी रिब के बीच में, और जो आपकी वर्टेब्रल बॉडी है थोरैसिक स्पाइन वाली, उसके बीच में कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट पढ़ोगे तो उसके लिए प्री रिक्विजिट होता है वो सारे जॉइंट्स पढ़ना, तो वो आपको एनी हाउ पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट है, दीज आर एक्चुअली द काइनेमैटिक्स ऑफ योर रिब केज, तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, वेंटिलेशन है, उनकी जो बायोमैकेनिक्स है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी है, ये भी आपको पढ़नी है। प्लस एंड में इन्होंने सीओपीडी के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है कि सीओपीडी के अंदर जो आपकी नॉर्मल बायोमैकेनिक्स रहती है रेस्पिरेशन की, वो कैसे ऑल्टर हो जाती है एंड कन्वर्ट्स इनटू पैथोमैकेनिक्स। तो ये भी आप एग्जांपल एक लेके जाना वहाँ पे। तो आपको इसके अंदर मेनली सिर्फ बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट, नॉर्मल वेंटिलेशन के टाइम पे जो मसल होती है वो, और एक सीओपीडी। That's all. Now the next chapter is temporomandibular joint, that is TMJ joint. ठीक है, टीएमजे का चैप्टर है ये। तो देखो वैसे क्या होता है ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, बट शॉर्ट नोट में यूजुअली आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप 5 में से कोई 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो आप अगर इनकेस अगर इसको एक बार को नहीं भी पढ़ पाते तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट आइडियली यू शुड रीड अबाउट इट। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो आपको देखो जॉइंट की काइनेमैटिक्स पढ़नी है, जो भी मूवमेंट्स होती हैं टीएमजे के ऊपर, दैट इज मैंडिबुलर डिप्रेशन एंड एलिवेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, लेटरल एक्सकर्जन, इनकी जो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इस चैप्टर में मेन वही सारी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ काइनेटिक्स काइनेमैटिक्स ही लिख के आनी होती है, एंड इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके नहीं आते भी है तो शॉर्ट नोट में आते हैं और वहां पे आपके पास चॉइस होती है। तो अगर आपको दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बेटर आता है, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू हैव अनदर चैप्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
Now coming to the next chapter, 7th chapter of Cynthia Norton, that is the shoulder complex. So it is one of the very important topic, very important chapter which you have to study, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पक्की बात है, राइट। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पढ़नी है चीज, वो पढ़ना है आपको अबाउट दी काइनेमैटिक्स ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो स्टर्नोक्लेविकुलर मोशन लिख रखे हैं, दैट इज एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन, इन सब की काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हर जॉइंट की, यानी कि एसी जॉइंट की, एससी जॉइंट की, राइट, एंटीरियर टिपिंग, पोस्टीरियर टिपिंग, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट आ जाता है, फिर इसकी आपको सारी मूवमेंट्स यानी कि काइनेमैटिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में आपका एंगल ऑफ टॉर्जन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं अलोंग विद दैट द काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज द एक्टिव एंड पैसिव स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन और डायनेमिक स्टेबलाइजेशन ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, या फिर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और आसानी से समझनी है ये सारी बातें, तो ये आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे बहुत अच्छे से। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो सो आई थिंक इट इज इनफ, ज्यादा पढ़ने की इसमें और जरूरत नहीं है। हर जॉइंट का काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ के चले जाना, और जो एक्टिव एंड पैसिव स्टेबलाइजर्स हैं ऑफ योर शोल्डर जॉइंट, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इन दी शोल्डर जॉइंट। बट शोल्डर जॉइंट का जो चैप्टर है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अच्छा खासा 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही आता है। नेक्स्ट इज योर एल्बो कॉम्प्लेक्स। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स में देखो, एक तो बेसिक एनाटॉमी तो देखो आपको हर चैप्टर की पढ़नी है, और आपने ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ी होगी, तो ये आपके लिए कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं होगी कि हमें एनाटॉमी पढ़ रही है, क्योंकि अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे तो बायोमैकेनिक्स आगे समझ ही नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली एनाटॉमी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप बायोमैकेनिक्स अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप एनाटॉमी तो थोड़ा बहुत वेगली, सुपरफिशियली आपको पढ़नी ही पड़ेगी एंड आपको वो पता होगी, राइट। तो एल्बो जॉइंट के अंदर जो बेसिकली आपको लिखना है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट इज योर एक्सिस ऑफ मोशन, यानी कि जो आपका कैरिंग एंगल होता है, कैरिंग एंगल में से आपसे 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा एल्बो जॉइंट में से, और उसमें सीधा सीधा पूछ लेता है कि एक्सप्लेन कैरिंग एंगल एंड इट्स वेरिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। तो आपको पूरा वहां पे लिख के आना पड़ेगा कि जो कैरिंग एंगल होता है वो कौन सी एक्सिस के बीच में बनता है, फीमेल्स में कैरिंग एंगल ज्यादा होता है एंड वो क्यों होता है, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे लिख के आनी पड़ेगी। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपकी टू जॉइंट मसल का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का कंसेप्ट आ जाता है, जैसे कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, क्योंकि ये दो ऐसी मसल हैं जो कि शोल्डर पे भी आती हैं और एल्बो पे भी जाती हैं, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। सो इस चैप्टर में से तो बेसिकली आपको कैरिंग एंगल ही अच्छे से पढ़ के जाना है। जब कैरिंग एंगल बढ़ जाता है या दैट इज वेगस हो जाता है या फिर कम हो जाता है दैट इज वेरस, तो उसमें क्या पैथोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं, किसमें कैरिंग एंगल बढ़ जाता है, किसमें कैरिंग एंगल कौन सी कंडीशंस में कम हो जाता है। तो ओवरऑल आपको कैरिंग एंगल इस चैप्टर में से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, द रिस्ट एंड द हैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत बातें समझ नहीं आती और उन्हें नहीं समझ आता कि हम कितना पढ़ें, इसमें क्या छोड़ के जाएं, क्या पढ़ के जाएं, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक तो आपका अल्नर नेगेटिव एंड अल्नर पॉजिटिव, ये जो कंसेप्ट है आपको, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अल्नर पॉजिटिव क्या होता है, अल्नर नेगेटिव वेरिएंस क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट आ जाता है, डिस्क्राइब अल्नर पॉजिटिव एंड अल्नर नेगेटिव वेरिएंस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका मेन आपको लिगामेंट्स पता होने चाहिए यहाँ पे रिस्ट के, क्योंकि अगर आपको लिगामेंट्स नहीं पता होंगे तो आप बायोमैकेनिक्स आगे नहीं समझ पाओगे अच्छे से। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द काइनेमैटिक्स ऑफ द रिस्ट, यानी कि रिस्ट जो है आपकी उसकी काइनेमैटिक्स आपको बतानी है। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल काइनेमैटिक्स एक्सप्लेन करोगे वो तो आपको करनी है, दैट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन में कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है, अल्नर एंड रेडियल डेविएशन में कौन कौन सी मूवमेंट, कौन कौन सी बोन किस तरीके से मूव कर रही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी
पैथोमैकेनिक्स की, दैट इज डीसी एंड वीसी, यानी कि डोर्सल इंटरकैलेटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड वोलर इंटरकैलेटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी। तो जब आप रिस्ट की नॉर्मल काइनेमैटिक्स बताओगे तो आपको ये पैथोमैकेनिक्स का भी पार्ट उसके पीछे ही लिखा मिल जाएगा, तो ये भी पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। रिस्ट में अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछ लेता है एक्सप्लेन अबाउट रिस्ट इंस्टेबिलिटी, तो पहले आप थोड़ी उसकी ब्रीफली मैकेनिक्स बता सकते हो, बायोमैकेनिक्स नॉर्मल जो है, एंड देन यू कैन स्किप टू दिस पैथोमैकेनिक्स, जिसमें आप डीसी और वीसी अच्छे से लिख के आना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनके डायग्राम्स वगैरह भी हैं, तो डायग्राम्स वगैरह बना के आना एग्जाम के अंदर, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया था कि डायग्राम्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट कम्स योर हैंड कॉम्प्लेक्स। तो हैंड कॉम्प्लेक्स में भी आपके बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तो सारे जॉइंट्स का बस एक बार नॉर्मल एनाटॉमी का ओवरव्यू ले लेना कि कौन सा जॉइंट किसके बीच में बन रहा है एंड व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज दिस। तो अगर एग्जाम में और कुछ भी समझ नहीं आता तो एटलीस्ट नॉर्मल एनाटॉमी तो लिख के आ ही जाओगे, तो कुछ तो नंबर तुम्हें मिल ही जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जरूरी चीज पढ़नी है वो है आपकी वोलर प्लेट्स एंड दी कोलेटरल लिगामेंट्स, ठीक है, जो आपको मिलेगी एमसीपी जॉइंट में देखने को, यानी कि ये वाले जॉइंट में देखने को, ठीक है। ये प्लेट्स अच्छे से पढ़ के जाना, आईपी जॉइंट्स भी पढ़ के जा सकते हो, अच्छी बात है अगर पढ़ के जाओगे तो। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फिंगर फ्लेक्शन, ये जो आपका है एक्सट्रिंसिक फिंगर फ्लेक्सर्स में मैकेनिज्म ऑफ फिंगर फ्लेक्शन की फिंगर का फ्लेक्शन कैसे हो रहा है, A1 पुली A2 पुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड दी एक्सटेंशन मैकेनिज्म, तो हैंड के अंदर आपका फ्लेक्सर मैकेनिज्म एंड दी एक्सटेंशन मैकेनिज्म, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं इन दी हैंड। उसके बाद हैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी जो मसल्स हैं दैट इज इंटरओशियाई एंड दी लंबराइकल मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सिंथियन ऑर्गन में एक प्रॉपर टेबल भी दे रखा है कि कौन सी मसल किस टाइम पे क्या काम करती है, कौन सी मूवमेंट के ऊपर, तो आप वो टेबल भी बना के आ सकते हो एग्जाम में और अपने तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर रखे हो। बट ये जो इंटरओशियाई एंड लंबराइकल्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं अबाउट प्रिहेंशन। तो प्रिहेंशन इन अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीधा डायरेक्टली 10 या 20 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्रिहेंशन विद एग्जांपल्स। तो ये जो पावर ग्रिप होती है, प्रिसीजन ग्रिप होती है, जिसमें पावर में आपका सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये सारी ग्रिप्स आ जाती है। प्रिसीजन हैंडलिंग के अंदर आपका टिप टू टिप, पैड टू पैड, ये सारी आपकी ग्रिप्स आ जाती हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। प्रिहेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दी रिस्ट एंड दी हैंड कॉम्प्लेक्स, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं अबाउट दी लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहला जो जॉइंट आता है दैट इज दी हिप कॉम्प्लेक्स। तो हिप कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकते हैं ऑफ द बायोमैकेनिक्स। तो आपका शोल्डर हो गया, रिस्ट हो गया, हिप हो गया एंड दी वर्टेब्रल कॉलम हो गया, गेट, posture, these are the important topics, important units जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बाकी यूनिट्स अगर थोड़ा वेगली सुपरफिशियली भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, बट these are important units। अब अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एंगुलेशन ऑफ फीमर, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ टॉर्जन, जैसे हमने शोल्डर में पढ़ा था ऐसा ही हिप में भी है, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। और इसी की जो वेरिएशन होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टॉर्जन में रेट्रोवर्जन, एंटीवर्जन, यानी कि जब ये एंगल कम ज्यादा हो जाता है तो कितना होता है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे क्या बायोमैकेनिक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली हिप के ऊपर तो आता ही आता है। उसके अलावा आप इसके लिगामेंट्स एक बार ओवरव्यू कर लेना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन टू वेट बेयरिंग। अब क्योंकि हम लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट बेयरिंग का पार्ट भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेबिकुले सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेबिकुलेज हैं जो आपके हिप बोन पे बनते हैं, यानी कि फीमर पे बनते हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। अगेन दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे जोन ऑफ वीकनेस वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इट इज द काइनेमैटिक्स ऑफ द हिप जॉइंट, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction in weight bearing and in non weight bearing. These are important topics, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। बैकवर्ड रोटेशन, क्लोज चेन, ये सब आपका आ जाएगा इन दी काइनेमैटिक्स, राइट। तो काइनेमैटिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो अगर आप काइनेमैटिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको मसल्स का अपने आप ही पता चल जाता है कौन सी मसल किसमें क्या काम करेगी, तो फिर वहां ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now the next important topic which you need to study in this particular chapter is the bilateral and the unilateral stance at the hip joint. So again this is the very important topic, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। So I think hip joint के अंदर इससे ज्यादा आपको अगर पढ़ सकते हो पूरा चैप्टर तो it is well enough, पढ़ना ही चाहिए, बट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इतने तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इससे आई एम श्योर कि आप अच्छे नंबर से पास तो हो ही जाओगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द नी। अब नी अगेन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर दो जॉइंट्स आ जाते हैं, आपके पटेलोफिमोरल जॉइंट आ जाता है और दूसरा आपका टिबियोफिबुलर जॉइंट आ जाता है। तो आपको दोनों के ही काइनेमैटिक्स एंड काइनेमैटिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले जो आपका टिबियोफिमोरल जॉइंट है उसकी हम बात करते हैं सिंथेन हॉकिन वाले चैप्टर में। तो इसमें आपका वेट बेयरिंग किस तरीके से जा रही है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वेट बेयरिंग में क्या हो रहा है, नॉन वेट बेयरिंग में क्या हो रहा है। मेनिस्काई का आपको एक बार देखना है कि कौन सा मेनिस्काई छोटा है, कौन सा बड़ा है, किसकी क्या अटैचमेंट है, किसका किस में रोल आता है एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद जो मेन चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है आपकी की काइनेमैटिक्स ऑफ द नी कॉम्प्लेक्स, की वेट बेयरिंग में कैसा हो रहा है, नॉन वेट बेयरिंग में कैसा हो रहा है। एक तो आपको वो अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका जॉइंट का काइनेमैटिक्स एंड उसके अलावा जो यहाँ पे बरसे होते हैं नी के अंदर वो आपको अच्छे से देखने हैं कि कौन कौन से बरसे प्रेजेंट होते हैं नी के अंदर, क्योंकि शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन दी बरसास ऑफ नी जॉइंट, तो वो आपको बताने होते हैं। उसके अलावा जो मैं काइनेमैटिक्स वाला पार्ट बोल रही थी, तो काइनेमैटिक्स में नी के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेशंस भी होती हैं। तो नॉन वेट बेयरिंग में और वेट बेयरिंग में कैसे होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ द नी जॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि नी के अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जब हम सीधे खड़े होते हैं, राइट। तो वो लॉकिंग मैकेनिज्म भी वेट बेयरिंग में और नॉन वेट बेयरिंग में कैसे काम करता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एक आ जाता है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन दी नी जॉइंट। उसके अलावा काइनेटिक्स भी आपको इसकी पता होनी चाहिए, दी रिलेशनशिप बिटवीन दी क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड दी गैस्ट्रोनीमियस मसल। तो इनका पूरा एक वेक्टर बनता है, फोर्स वेक्टर, वो आपको पता होना जरूरी है इन दी टिबियोफिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी स्टेबलाइजर्स ऑफ द नी जॉइंट, क्योंकि नी जॉइंट एक बहुत ही ज्यादा मूवेबल जॉइंट है, बहुत ही ज्यादा जल्दी उस पर इंजरी हो जाती है। और यहाँ पे अगेन आपका वेल्गस एंड वेरस होता है, यानी कि नी वेल्गस एंड नी वेरस, तो उसकी मैकेनिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेना इन दी टिबियोफिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट इन दी नी जॉइंट इज दी पटेलोफिमोरल जॉइंट। तो पटेलोफिमोरल जॉइंट में सबसे पहले तो आप जो पटेला की आर्टिकुलर सरफेस है उसको आपको एक बार अच्छे से देखनी, क्योंकि उस पे से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका मोशंस ऑफ द पटेला, जो कि आपका काइनेटिक्स वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। And the another important thing which you need to study in the patellofemoral joint is the Q angle, कि Q angle क्या होता है, ये किसके बीच में बनता है। Q angle अगर ज्यादा हो जाएगा तो हिप और नी पे क्या इफेक्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा कि अगर Q angle कम हो जाता है तो भी हिप और नी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस पर्टिकुलर नी वाले टॉपिक में से आने चाहिए, पता होने चाहिए। नाउ अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द एंकल एंड द फुट कॉम्प्लेक्स। तो अगेन इट इज अ वेरी बिग चैप्टर which you need to study। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एंकल जॉइंट की बात करते हैं। तो एंकल जॉइंट में सबसे पहले तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए एंकल जॉइंट। उसके बाद जो मेन आपको चीज पढ़नी है इन दी एंकल जॉइंट इज दी एक्सेस ऑफ दी एंकल जॉइंट, जहाँ पे आपको टिबियल टॉर्जन की वजह से क्या एंकल में चीजें देखने को मिलती हैं वो पता चलेगा। अलॉन्ग विद दैट दी काइनेमैटिक्स ऑफ दी एंकल जॉइंट, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आ जाता है आपका सबटालर जॉइंट। तो सबटालर जॉइंट में भी सबटालर जॉइंट की जो एक्सिस है और उसका फंक्शन है इन दी वेट बेयरिंग एंड इन दी नॉन वेट बेयरिंग मोशन, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है सबटालर जॉइंट का। अगर आप एंकल का भी नहीं पढ़ रहे हो, टैलोक्रूरल का नहीं पढ़ रहे हो, तो सबटालर का तो आपको पढ़ के ही जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ दी सबटालर जॉइंट, प्रोनेशन और सुपिनेशन, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार कंबाइनली दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है इन दी एंकल एंड फुट कॉम्प्लेक्स इज दी ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। तो अगेन यहाँ पे हाइंड फुट का प्रोनेशन हो रहा है, हाइंड फुट का सुपिनेशन हो रहा है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपको इस चैप्टर में से पढ़ना है इज दी टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। एंड टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट का काइनेमैटिक्स, स्पेशली सुपिनेशन एंड दी प्रोनेशन ट्विस्ट, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन दी सुपिनेशन एंड दी प्रोनेशन ट्विस्ट एट दी एंकल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, दी सुपिनेशन एंड दी प्रोनेशन ट्विस्ट। और इसको अगेन फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख के आना, ऐसे पैराग्राफ या बुलेट्स के फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि इसको फ्लो चार्ट में ही याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आपकी जो एग्जाम में प्रेजेंटेशन होगी इट वुड बी मच बेटर फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर आंसर शीट। उसको भी बड़ी आसानी होगी, तुमने फ्लो चार्ट में लिखा होगा तो, राइट। उसके बाद जो आपका
दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपको इस चैप्टर में से पढ़ के जाना है, इज दी प्लांटर आर्चेस, कि आर्चेस क्या होती हैं, प्लांटर एपोन्यूरोसिस क्या होता है, एंड दिस इज दी काइनेमैटिक्स ऑफ दी प्लांटर आर्चेस। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कैसे जो आपकी प्लांटर आर्च है वो आपके पैर को सपोर्ट करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इन दी एंकल एंड दी फुट कॉम्प्लेक्स। तो ये चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है। अब बात करते हैं पोस्चर की, विच इज दी चैप्टर 13 ऑफ सिंथेनॉर्किन। तो पोस्चर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर के 15 नंबर के, उनमें पोस्चर का क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल पोस्चर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने टैबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से दे रखा है कि जो आपकी प्लम लाइन है वो एंटीरियरली जाती है, पोस्टीरियरली जाती है ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट, एंड उसकी वजह से जो एक्सटर्नल टॉक होता है वो कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा पैसिव अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं उस मोशन की, एंड दी एक्टिव अपोजिंग फोर्सेस। तो अगर आप ये जो टेबल उन्होंने दे रखी है इसको एज इट इज वहां पे लिखाते हो तो इट इज मच बेटर। और उसके साथ एक पोस्चर का डायग्राम विद प्लम लाइन आप बनाया ना, जिसमें आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके एग्जामिनर कि आपकी जो ये LOG है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये कहाँ से कैसे कैसे पास हो रही है। उसके अलावा जो आपको पोस्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, कि एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सजाइटल व्यू, जितनी भी डिफॉर्मिटीज आप देख सकते हो इन पोस्चर, उन एटलीस्ट 2 डिफॉर्मिटीज आपको हर प्लेन से याद रखनी है। जैसे एंटीरियर या पोस्टीरियर व्यू से हम स्कोलियोसिस देख सकते हैं, कैरिंग एंगल में कोई प्रॉब्लम आती है एल्बो के, वो देख सकते हैं, नी में वेरस देख सकते हैं, वेल्गस देख सकते हैं इन दी एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर व्यू। तो आपको वो लिख के आना है, एग्जाम के अंदर प्रिपेयर कर लेना 2-3 ऐसे टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो आप लिख के आ सको पैथोमैकेनिक्स के अंदर। एंड सिमिलरली अगर हम सजाइटल या लेटरल व्यू से देखते हैं तो हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर देखने को मिल सकता है, हमें इंक्रीज्ड काइफोटिक्स कर्व देखने को मिल सकता है, हमें फ्लैट बैक या स्वे बैक देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि हमने नॉर्मल पोस्चर तो पढ़ लिया, बट साथ में उसकी क्या क्या पैथोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है, पैथोमैकेनिक्स हमें देखने को मिल सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्कोलियोसिस है, अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं किसी पेशेंट को स्कोलियोसिस है, तो उसकी जो बायोमैकेनिक्स है वो कैसे ऑल्टर होती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में भी एक ब्रीफ पैराग्राफ या फिर एक ब्रीफ पॉइंटर्स अपने प्रिपेयर कर लेना। दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी इन पोस्चर। The last and the most important topic of biomechanics, that is gait। तो गेट में से एक बड़ा क्वेश्चन 15-20 नंबर का आना ही आना है। तो सबसे पहले आपको इवेंट्स और फेजेस ऑफ गेट साइकिल, स्टांस फेज एंड स्विंग फेज, इनका नॉर्मल क्या टाइम रहता है, इनके अंदर कौन कौन से सब फेजेस होते हैं वो पता होना चाहिए। उसके अलावा गेट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टाइम एंड दी डिस्टेंस टर्म जो यूज करते हैं हम, उनकी नॉर्मल डेफिनेशन एंड नॉर्मल उनकी क्या वैल्यू होती है, क्या रेंज होती है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, इट इज दी सजाइटल प्लेन जॉइंट एनालिसिस, कि जब आपका इनिशियल कॉन्टैक्ट हो रहा है, फुट फ्लैट हो रहा है, तो कौन से लोअर लिम्ब के जॉइंट पे कितना कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर के फॉर्म में भी और एक टेबल के फॉर्म में भी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप ये देख सकते हो कि जब हम स्विंग फेस में है, स्टांस फेस में है, उनके भी सब फेजेस में है, तो कौन से जॉइंट के ऊपर कौन सी एक्सटेंशन टॉर्क लग रही है, फ्लेक्शन टॉर्क लग रही है, LOG कहाँ से पास हो रही है, कितना एंगल बन रहा है। तो ये जो पूरी सी काइनेमैटिक्स है, ये आपको काइनेटिक्स काइनेमैटिक्स है, ये आपको पूरी अच्छे से पढ़ के जानी है। गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही होता है, एंड इससे ज्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। अभी बैचलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको गेट के फेजेस पता होने चाहिए, फेजेस ऑफ गेट साइकिल, स्विंग फेज, स्टांस फेज, एंड इनके अंदर जो फेसेस की बाइफर्केशन होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ ली है। एंड उसके साथ बस आपको काइनेटिक्स पढ़ना है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखा है कि जब आप गेट में जा रहे हो, गेट साइकिल कर रहे हो, तो कौन से जॉइंट पे लोअर लिम्ब के क्या क्या मोशन हो रहा है, कितना मोशन हो रहा है, कितने डिग्रीज का हो रहा है। बस इससे ज्यादा गेट में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी पढ़ लेते हो तो इट इज सफिशिएंट फॉर यू। Guys, this is all about today's video. I hope you find this video informative, and if you find so, please like, share and subscribe to my channel.